हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 50 वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर को फुल्ली सॉल्व करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ क्या होता है, वो किसी भी एक कंडक्टर है उसमें अगर हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो जो करंट फ्लो होता है उस कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना हम लोग उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं। सपोज कि V अप्लाई किया वोल्टेज, I करंट आया तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए ओम्स लॉ के कुछ कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे क्या क्या लिमिटेशंस होता है, तो पहला लिमिटेशन होता है नॉन लीनियर कंपोनेंट का। जैसे कि हमारा डायोड हो गया या हो गया ट्रांजिस्टर, इस तरह के जो इक्विपमेंट होता है वहाँ पर ओम्स लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर वो लीनियरली वैरी नहीं करता। डायोड के केस में अगर आपको पता हो तो यहाँ पर इसका जो करंट का ट्रेंड होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो एक लीनियर नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इसका लिमिटेशन ये है कि जो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर वैरी नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर वैरी करने से क्या होता है, जो हमारा कंडक्टर होता है उसका जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि रेजिस्टेंस जो है एक क्वांटिटी है, V इक्वल टू आई आर में आर रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट के जो पाथ में है वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर हम अगर निकालना चाहें रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो वो होता है आर नॉट, यानी कि हमारा एम्बियंट टेम्परेचर पर प्लस इंटू 1 प्लस अल्फा, यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ये रेजिस्टेंस का, इंटू T माइनस T नॉट इनिशियल टेम्परेचर, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि ये टेम्परेचर का हमारा फार्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे। तो ये सर्किट जो होता है वो उसके लिए हम कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ को सेटिस्फाई होने के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, तीसरा लिमिटेशन क्या होता है इसमें, तीसरा लिमिटेशन इसमें यह है कि यूनिलेटरल एलिमेंट है उसके लिए नहीं होता। जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर है, जो कि डायोड एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता जब तक उसका एवलांचे ब्रेकडाउन ना हो जाए। तो ओम्स लॉ जो होता है इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा इससे कुछ लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ के। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होता है दोस्तों। जैसे कि हमारा एक कंडक्टर है, सपोज कीजिए एक कंडक्टर है यहाँ पर, उस पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है। तो पहले क्या होता है कि एक कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है काफ़ी रैंडम होता है। तो हमारा नेट जो वेलोसिटी होता है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वो जीरो होता है। लेकिन अगर हम एक पोटेंशियल V अप्लाई करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, और वो ड्रिफ्ट करते हैं कैसे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह का होगा। तो एक लीनियर मूवमेंट होता है, उसका एक एवरेज मूवमेंट का जो वैल्यू होता है वेलोसिटी के टर्म में, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि किसी का एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, उसमें n जो है कंडक्टर का चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी है चार्ज कैरियर का। ठीक है, उसके बाद A एरिया है अगर, और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और अगर E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो हमारा जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू NeAVd। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये एरिया है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट होता है वाट होता है। इलेक्ट्रिकल पावर सबसे पहले कहते हैं किसको दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रिकल पावर वो रेट होता है जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है एक सर्किट में। तो इसका मतलब है कि ये बताता है एसेंशियली कि कितने क्विकली से एनर्जी जो होता है यूज़ होता है या सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पावर जो है हमारा वो होता है D एनर्जी का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, यहाँ पर E क्या होता है, जूल्स में होता है, यानी जूल्स पर सेकंड होता है। जूल्स पर सेकंड इसका यूनिट होता है। ठीक है, पावर का, तो उसको हम लोग वाट के टर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो पावर का यूनिट होता है। ठीक, इसके अलावा देखिए और क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। जो पावर होता है हमारा V इंटू आई होता है, यानी कि वोल्टेज अप्लाइड किया गया है और करंट, तो ये एक एलिमेंट में पावर का वैल्यू बताता है। ठीक है, इसके अलावा रेजिस्टेंस के टर्म में I स्क्वायर R, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में V स्क्वायर बाई R, ये हो गया हमारा पावर का वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें, कभी कभी एग्जाम्स में डायमेंशनल फार्मूला पूछ देता है। जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं सब कवर कर दे रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला पूछता है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, हमारा मास, लेंथ और हमारा टाइम के टर्म में आता है। तो हम लोग सबसे पहले पावर को हम लोग क्या लिखते हैं,
एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी जो है वर्क का यूनिट होता है, उसको क्या हो सकता है फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। अब ये फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हुआ, फोर्स का आपको यूनिट पता है क्या होता है, ML/T-2, ये क्या बता रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये फोर्स हो गया। अच्छा, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, L, तो इसका मतलब है कि पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, ML/T-2 इंटू L डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ये ML/2 T⁻⁻3, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इस तरह से डिराइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया, इंडिया में AC का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर 60 हर्ट्ज का यूज़ होता है, इंडिया में 50 हर्ट्ज का यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, ये सारी कंट्रीज़ में और मोस्टली एशिया की कंट्रीज़ में सब में 50 हर्ट्ज का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद 60 हर्ट्ज का किस में यूज़ होता है, तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में, साउथ अमेरिकन कंट्री में और कुछ कुछ एशियन कंट्रीज़ में हमारा 60 हर्ट्ज का यूज़ होता है। तो इंडिया में बेसिकली कितने हर्ट्ज का यूज़ होता है, 50 हर्ट्ज का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइस टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है, तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है, तो आमीटर होती है। तो आमीटर कैसा होता है दोस्तों, देखिए सपोज कीजिए कि एक एलिमेंट है, उसमें हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स लिया है और हमें एक करंट को मेज़र करना है, ठीक है। तो ये हमारा आमीटर है, वो एक लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, ठीक है। इंटरनल इसका रेजिस्टेंस जो सपोज कीजिए कि आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसका वैल्यू को हम लोग बहुत छोटा रखते हैं, मतलब ये नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू 0 के बराबर ही होता है। थोड़ा तो प्रैक्टिकल सर्किट में, आइडियल सर्किट में क्या होता है कि आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, वो 0 होने से क्या होता है, बहुत कम रखने से क्या होता है दोस्तों, इसमें जो पावर लॉस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हम लोग इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को रख सकते हैं, ताकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ना हो और हमें इसके अक्रॉस टोटल करंट को एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर सकें, ठीक है। तो डिवाइस टू मेजर करंट कौन सा होगा, आमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइस टू मेजर वोल्टेज, वोल्टेज को डिवाइस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए तो वोल्ट मीटर यूज होता है। तो देखिए वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हमें कोई एक एलिमेंट है RL, इसके अक्रॉस अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो हम लोग वोल्ट मीटर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, ठीक है। अगर ये हमारा वोल्टेज V है तो हम लोग ऑलवेज इस टर्मिनल को इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगा दोस्तों कि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर वोल्टमीटर के क्रॉस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो तो ये जो करंट ड्रॉ किया जाएगा वोल्टमीटर के द्वारा, वो करंट का वैल्यू बहुत कम से कम होगा और ज़्यादा करंट हमें यहाँ पर मिल पाएगा, जिससे कि इसके क्रॉस ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज डेवलप हो पाएगा, ठीक है। नॉर्मल केस में तो ये हो जाता है दोस्तों, लेकिन ये क्या कब वैल्यू होता है इस तरह का, जब हमारा जो RL का वैल्यू होता है वो कम होता है। अब सपोज कीजिए कि RL का वैल्यू अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो लो रेंज वोल्ट मीटर में क्या होता है कि RV का वैल्यू थोड़ा कम होता है और इसका वैल्यू बढ़ने लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिगड़ जाता है और इसके अक्रॉस जो करंट है वो कम ना आके इसके कंपैरिजन में आने लगता है। यानी कि अगर ये 100 है तो ये ऑलमोस्ट 60 आने लगता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि लो सेंसिटिविटी वाला वोल्ट मीटर को अगर हम लोग हाई रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं तो हमें केयर रखना पड़ता है लोडिंग फिनोमेना का, ठीक है। लोडिंग इफेक्ट का हमको ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया वोल्ट मीटर के साथ, ठीक। तो इस तरह से हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है तो कूलम होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, जो चार्ज का वैल्यू हम लोग एक कैपेसिटर के केस में रखेंगे तो C इंटू V होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है dQ/dt होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, उसको हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो किलोवाट आवर का फुल फॉर्म होता है KWH का फुल फॉर्म क्या होता है तो किलोवाट आवर। तो उसको हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं दोस्तों। यानी कि अगर कोई मशीन है हमारे पास, वो अगर 1 किलोवाट का पावर लेती है 1 घंटे के लिए, तो इसका मतलब है उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, तो वो 1 यूनिट का एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग 1 किलोवाट आवर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 फेज वोल्टेज इन इंडिया में 3 फेज वोल्टेज क्या होता है 415 वोल्ट होता है, ठीक है। जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है इंडिया में, 3 फेज वोल्टेज हमारा होता है 415 वोल्ट, ठीक है।
जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिंगल फेज वोल्टेज इन इंडिया। सिंगल फेज वोल्टेज इन इंडिया कितना है? 230 वोल्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास 3 फेज सप्लाई है, एक 3 फेज सप्लाई है, तो हमारे पास लाइन टू लाइन जो वोल्टेज है वो हमारा आएगा 415 वोल्ट। तो इसमें अगर एक न्यूट्रल लिया जाए तो एक लाइन का एक न्यूट्रल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 230 वोल्ट होगा। वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो होता है 415 वोल्ट डिवाइडेड बाय √3। तो उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 230 वोल्ट आएगा। तो हमारे अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो हमारे हाउस होल्ड्स में यूज़ होता है, उसमें क्या होता है कि 3 फेज सप्लाई आता है, उसके साथ साथ एक न्यूट्रल हम लोग लेते हैं। और आपने कभी सुना होगा ये कि एक पर्टिकुलर फेज़ में लाइट चला गया। इसका मतलब ये क्या है कि एक पर्टिकुलर फेज़ का एक न्यूट्रल के साथ एक लाइट टैप करके एक सेगमेंट में दिया जाता है, फिर इसी न्यूट्रल के साथ दूसरे लाइट का सेगमेंट को टैप करके दिया जाता है, और फिर इसी न्यूट्रल के साथ तीसरा सेगमेंट को टैप करके दिया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा अलग अलग फेज में का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का। ठीक है, सिंगल फेज वोल्टेज इन इंडिया कितना है? 230 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड बाय किलो केवीए। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, देखिए अगर हम लोग पावर फैक्टर ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं तो हमारा अगर थीटा एंगल है हमारा पावर फैक्टर एंगल, तो ये हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो वो क्या होता है? V इंटू आई इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और ये एस है अपरेंट पावर, वो क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लिकेशन। ये जो हमारा नीचे का फैक्टर होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर या यूजफुल पावर, वो होता है V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पावर फैक्टर का ट्राइंगल। तो इसका मतलब है क्या कि इसका मतलब है कि पावर फैक्टर हमारा कॉस थीटा होगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा P डिवाइडेड बाय VI, यानी कि हमारा किलोवाट का रेटिंग डिवाइडेड बाय KVA का रेटिंग। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू R/Z। ठीक है, अगर आप इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करें तो R/Z फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल पावर फैक्टर वैल्यू। आइडियल पावर फैक्टर वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? देखिए पावर फैक्टर ट्रायंगल जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये जो थीटा एंगल है ये यहाँ पर हमारा रिएक्टिव पावर है, ये हमारा एक्टिव पावर है, ये हमारा टोटल पावर है। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है दोस्तों, आइडियल पावर फैक्टर क्या होता है? 1, यानी कि इसमें कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी थीटा का वैल्यू होता है 0। अभी देखिए थीटा का वैल्यू अगर 0 कर दिया जाए तो ये जो पर्टिकुलर आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और टोटल जो पावर है हमारा एक्टिव पावर के बराबर हो जाएगा। थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि जो रिएक्टिव पावर है वो 0 है, यानी कि टोटल का टोटल पावर जितना दिया गया टोटल पावर एक्टिव फॉर्म में यानी कि यूजफुल फॉर्म में कंज्यूम कर लिया गया। तो उस केस में क्या होता है? पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ मोटर इन सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में जो मोटर होता है वो कौन सा होता है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। देखिए सीलिंग फैन में जो मोटर होता है दोस्तों, उसमें हम लोग एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। उसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, ये बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछा गया है, तो आप इसके हिसाब से याद रखिएगा। देखिए सीलिंग फैन में जो मोटर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, अगर आप इसको टॉर्क और स्लिप करेक्टरिस्टिक्स का ड्रॉ कीजिएगा तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से इसका क्या निकाला जा सकता है? फॉरवर्ड फील्ड और एक बैकवर्ड फील्ड दोनों होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और जो हमारा नेट हमारा इसमें टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स निकलता है वो हमारा ओरिजिन से पास होकर जाता है इस तरह का। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि जो इनिशियल टॉर्क है, इस इनिशियल टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया? 0, यानी स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू 0 हो गया। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम लोगों ने कैपेसिटर यूज़ नहीं किया है और डायरेक्ट सिंगल फेज सप्लाई दे दिया है एक इंडक्शन मोटर को, तो उस तरह का हम साउंड करेगा लेकिन वो रोटेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस फील्ड थ्योरी के हिसाब से उसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, जबकि एक अगर सिंगल फेज इंडक्शन एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को ले तो उसका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होता है। इसका मतलब उसका इनिशियल टॉर्क का वैल्यू स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू कुछ होता है, तो वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर को लगाते हैं। कैपेसिटर कैसे हेल्प करता है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और एक होता है मेन वाइंडिंग। ठीक है, हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या करते हैं? कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, और इसके अक्रॉस हम लोग सिंगल फेज अप्लाई करते हैं वोल्टेज। ठीक है, और ये जो हमारा रोटर है वो बार से शॉर्टेड रहता है, ये हमारा रोटर है, रोटर बार शॉर्टेड रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोटर। इसमें कैपेसिटर लगाने से होता क्या है दोस्तों कि ये जो इसके अक्रॉस जो करंट है, यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो करंट गया है वो जो है जो मेन वाइंडिंग के करंट को लीड करता है। ठीक है, मेन वाइंडिंग करंट को फेजर में लीड करता है। ठीक है, फेजर में वो लीड करता है। तो उससे क्या होता है कि दोनों में फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। फेज डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होता है कि दोनों के बीच में आपस में मिलके जो है एक रोटेटिंग टॉर्क डेवलप करता है। ठीक है, तो
वो लीड करता है, तो डिफरेंस जो होता है फेज़ का वो क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्या होता है कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाता है। तो यही इसका बेसिक फंडा है कि कैपेसिटर स्टार्ट करने से, हाँ, कैपेसिटर डालने से ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में वो एक जनरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उससे सिंगल फेज मोटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सीटी इज यूज इन सर्किट, सर्किट में सीटी क्यों यूज होता है? तो टू स्टेप डाउन हाई करंट वैल्यू सो दैट एमीटर कैन मेजर इट। देखिए इंटरव्यू में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सीटी का क्या यूज़ है, तो डायरेक्ट लोग यही आंसर करते हैं टू मेजर करंट, जबकि आंसर बिल्कुल गलत है। आप हमेशा याद रखिएगा, सीटी जो है वो मेजर नहीं करता करंट को, सीटी करंट को डाउन करता है। उससे क्या होता है कि एमीटर उसको मेजर कर पाता है, ठीक है। तो मेजरिंग डिवाइस यहाँ पर एमीटर है, सीटी बस करंट को डाउन करता है, ठीक है। तो अगर हम एक सीटी का जो डायग्राम है उसको हम लोग अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा। 3D में हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस हम लोग वाइंडिंग इस तरह से डालते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि हमारा सेकेंडरी करंट होता है, इसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है। और जो हमारा प्राइमरी जो टर्न होता है वो एक सिंपल कंडक्टर होता है जिसके अक्रॉस हम लोग सीटी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा जो कंडक्टर है उसी के अक्रॉस हमारा प्राइमरी करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी करंट में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है और प्राइमरी करंट में सिंगल एक कंडक्टर है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होने से करंट का जो वैल्यू है वो वैल्यू कम हो जाएगा। और प्राइमरी करंट जब, तो हम लोग जानते हैं कि लाइन में प्राइमरी करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है क्या कि लो करंट का वैल्यू हमें सेकेंडरी के क्रॉस मिलता है, उससे एमीटर उसको सक्सेसफुली मेजर कर लेता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं। तो सीटी किस लिए क्यों यूज़ किया जाता है? सीटी यूज़ किया जाता है स्टेप डाउन करने के लिए हाई करंट वैल्यू को, इसके लिए एमीटर उसको मेजर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई पीटी इज यूज इन सर्किट, सर्किट में पीटी क्यों यूज होता है? तो पीटी स्टेप डाउन करता है हाई वोल्टेज को जिससे कि वोल्ट मीटर उसको यूज़ कर सके। तो पीटी सर्किट कैसे होता है एक एक करके हम लोग ड्रॉ करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसमें यहाँ पर सीटी का सेकेंडरी रहता है, ठीक है। ये हमारा एमीटर है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वाट मीटर, ठीक है। ये जो है हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये हमारा वोल्ट मीटर है और इस वोल्ट मीटर को जो पीटी का जो सेकेंडरी है ये है हमारा पीटी। ये क्या है हमारा पीटी, ठीक है। पीटी का सेकेंडरी इसको लैच करता है और ये है हमारा अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पर ये है अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। नेट इस सर्किट से कनेक्टेड है, ये इसका अप्लाइड वोल्टेज। और ये किससे कनेक्टेड है? लोड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड है? लोड से कनेक्टेड है। तो इस तरह का ये सर्किट होता है हमारा, ठीक है। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, वी वोल्ट मीटर, जो कि पीटी के सेकेंडरी में वोल्ट मीटर के अक्रॉस करंट किया गया है वोल्टेज मेजर करने के लिए। और ये जो हमारा यहाँ पर हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं, ठीक है। वी वोल्टेज हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं। तो पीटी सर्किट इस तरह का होता है। ये हमारा वाट मीटर है, क्या है हमारा वाट मीटर है, पावर मेजर करने के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट में, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ अगर क्लियर नहीं है तो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीटी का लेंगे, ये हमारा लोड है, ठीक है। ये एमीटर इसके क्रॉस कनेक्ट हो गया। ये हमारा वाट मीटर है, वाट मीटर में इस तरह से कनेक्ट करते हैं हम लोग। ये जो है इसके अक्रॉस हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस कनेक्ट किया? पीटी के सेकेंडरी में, ठीक है, ताकि लोअर वोल्टेज को मेजर कर सके। और जो पीटी का प्राइमरी है हमारा मेन सप्लाई वोल्टेज अप्लाई होता है, इसमें वोल्टेज अप्लाई होता है। तो इस हिसाब से इसका सर्किट रहता है, ठीक है। ये हमारा लोड, ठीक। तो ये पीटी सर्किट है। तो पीटी क्या करता है? हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि वोल्ट मीटर से मेजर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव पावर फार्मूला। एक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है? तो एक्टिव पावर का फार्मूला होता है P = VI cos phi। हमने अभी ड्रॉ करके देखा था पावर ट्रायंगल को। ये रिएक्टिव पावर होता है, ये एक्टिव पावर होता है, ये हमारा अपरेंट पावर होता है, और अपरेंट पावर इंटू cos phi ये होता है हमारा एक्टिव पावर का फार्मूला, ठीक है। वहाँ पर cos phi होता है, पावर फैक्टर होता है। तो cos phi जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वेरी करता है डिफरेंट मशीन्स के लिए। जैसे कि ट्रांसफार्मर के लिए जनरली cos phi का जो वैल्यू होता है वो 0.966 से 0.99 तक होता है, वेरी हाई वैल्यू होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ एयर गैप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना। जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो एक हमारा पर हाइपर मोबिलिटी कोर के थ्रू होता है, तो इसके लिए इसका पावर फैक्टर वैल्यू हाई होता है। इंडक्शन मशीन के केस में क्या होता है? रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है, जिससे कि उसका पावर फैक्टर का वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन करंट का रिक्वायरमेंट हाई होता है। तो इसका पावर फैक्टर वैल्यू 0.88 to 0.92 होता है इन जनरली इंडक्शन मोटर केस में। तो इस तरह का फॉर्मूला था। और सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसमें पावर फैक्टर करेक्शन के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं।
तो इस हिसाब से आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिव पावर यूनिट क्या होता है, वार। तो वार होता है यानी Q इज इक्वल टू वी आई इंटू साइन ऑफ थीटा। तो हमने बताया था कि अगर पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होता है तो उस केस में Q का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर सिस्टम में कोई रिएक्टिव पावर की डिमांड नहीं है, इसका मतलब है क्या कि जो सिस्टम है वो यूनिटी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्टिव पावर यूनिट। एक्टिव पावर यूनिट क्या होता है, वाट होता है, यानी पावर P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई का जो हमारा यूनिट होगा वो ऑलवेज हमारा वाट में होगा, जबकि वी आई का यूनिट जो हो जाएगा वो KVM होगा, ठीक है, या VM होगा, सिंपली VM होगा। अगर MVA हो तो MVM होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइन वोल्टेज इन 3 फेज स्टार कनेक्शन। 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है। तो देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, सपोज कि हमारे पास स्टार कनेक्शन है, ठीक है। तो ये V लाइन टू लाइन जो वोल्टेज है, V लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, V फेज जो वोल्टेज होता है ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का V वोल्टेज V फेज वोल्टेज हुआ। तो V फेज वोल्टेज हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, V लाइन डिवाइडेड बाय √3 हो गया स्टार कनेक्शन केस में। जबकि डेल्टा के केस में क्या होगा दोस्तों, ये है हमारा डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन के केस में क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा लाइन वोल्टेज है, ये जो लाइन वोल्टेज है वही फेज के अक्रॉस भी कनेक्टेड है, सेम वोल्टेज है ना। तो इसका मतलब है क्या कि उसमें V लाइन जो है वो V फेज वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह करंट का केस अगर ले तो स्टार के केस में करंट क्या हो जाएगा, स्टार के केस में जो करंट होगा वो आई लाइन जो करंट है इज इक्वल टू आई फेज करंट होगा। लेकिन डेल्टा के केस में जो हमारा आई फेज करंट होगा वो होगा आई लाइन करंट बाय √3, ठीक है। ये फॉर्मूलाज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज स्लिप इन इंडक्शन मोटर। तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड रोटर स्पीड, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है और रोटर का जो एक्चुअल स्पीड है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग स्लिप स्पीड बोलते हैं। तो हमारा स्लिप है जनरली उसको परसेंटेज टर्म में कैसे लिखा जाता है, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। तो ये हमारा हो गया स्लिप का स्पीड, ठीक है, ठीक। अगर हम लोग उसको डायरेक्ट निकाले रोटर का स्पीड को तो हम लोग इस 1 माइनस S टाइम्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्पस ऑफ कैपेसिटर इन फैन। तो हमने देखा था स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इसका एक बार और देखिए डायग्राम किस तरह से है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें कैपेसिटर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेन वाइंडिंग है, उसके बाद यहाँ पर हमारा रोटर कनेक्टेड होता है, हम लोग सिंगल फेज सप्लाई डालते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग का कैपेसिटर डालते हैं क्यों, क्योंकि वो स्टार्ट हो सके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसके कर्व को आप हमेशा याद रखिएगा कि उसका जो कर्व होता है वो इस तरह से होता है जो 0 से होकर गुजरता है। इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, यानी फैन तो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है। तो हम लोग कैपेसिटर डालते हैं जिससे क्या होगा ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग में फेज डिफरेंस क्रिएट हो सके और यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद जो टॉर्क है उस टॉर्क को हम लोग 90 डिग्री परफेक्ट रखने के लिए हम लोग रनिंग के लिए भी हम लोग कैपेसिटर डालते हैं। तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड रनिंग दोनों केस में होता है। तो स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क दोनों जनरेट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अलग अलग फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर एक कॉइल है उसमें अगर हमने EMF डाला है तो इसका मतलब है क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा EMF, ठीक है। लेंज लॉ से देखते हैं माइनस का सिग्नल आता है उसी को अपोज करता है। तो ये एक फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का। उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर शीट दिया जाए उसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आए उस सरफेस पे और उस सरफेस का जो एरिया है उसका नॉर्मलाइजेशन A है और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो हमारा जो फ्लक्स होता है उसको हम लोग ऑलवेज लिखते हैं B.A, ठीक है। फ्लक्स को क्या लिखते हैं हम लोग ऑलवेज B.A, यानी BA इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर A क्या होता है, नॉर्मल एंगल होता है उस सरफेस का। इसके अलावा और भी बहुत सारे फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमारा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडक्टर में जो हमारा फ्लक्स लिंकेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और वो L इंटू आई यानी इंडक्टेंस इंटू आई के फॉर्मूला में होता है। तो इसे भी आप याद रख सकिएगा। अच्छा ट्रांसफार्मर केस में क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर केस में होता है हमारा जब EMF जो डेवलप होता है ट्रांसफार्मर केस में वो क्या होता है 4.44 इंटू N, यानी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वाइंडिंग। अगर प्राइमरी हो तो प्राइमरी का वाइंडिंग लेंगे इंटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में इक्वल होता है, इंटू फाई ऑफ M, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये सारे फॉर्मूला जो है फ्लक्स के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है। सबसे पहले इंडक्टर होता है क्या है दोस्तों, देखिए इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चेंज ऑफ करंट, जो सडन चेंज ऑफ करंट है उसको अपोज करना, ठीक है। तो इंडक्टर क्या होता है,
करंट के चेंज को, सडन करंट के चेंज को वो अपोज करता है और वो एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो जो एनर्जी स्टोर करता है उसका जो फॉर्मूला होता है इंडक्टर का, हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा और इंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसका केस में क्या क्या होता है, तो देखिए ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी देखा था हमने, और फाई इक्वल टू एल इंटू आई देखा था, तो एल डी आई बाई डी टी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए, अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता है और ईएमएफ पता है। इसके अलावा एक सोलेनॉइड अगर हम लोग लेते हैं तो एल इज इक्वल टू, सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, यहाँ पर ए एरिया होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, एल लेंथ होता है और म्यू परमेबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल क्या होता है, तो आर्मेचर और फील्ड कंट्रोल दोनों कैसे होता है दोस्तों, देखिए जो हमारा स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ इनटू फ्लक्स के। ठीक है, अच्छा बैक ईएमएफ जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं वी इंटू आई ए, यानी आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ठीक है, तो अभी देखिए फील्ड कंट्रोल में क्या कर सकते हैं हम लोग, फील्ड फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं फील्ड वीकनिंग मेथड से, तो उसको फील्ड फ्लक्स से कंट्रोल करते हैं तो उसको फील्ड कंट्रोल करते हैं। अच्छा, आर्मेचर कंट्रोल के केस में क्या करते हैं हम लोग, आर्मेचर रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे कि नेट वैल्यू चेंज होता है बैक ईएमएफ का, तो इसका मतलब हम लोग उससे भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो मेथड होता है, आर्मेचर और फील्ड कंट्रोल मेथड होता है डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्पस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या होता है, स्टेप डाउन या स्टेप अप करने के लिए वोल्टेज को। जैसे कि हमारा सपोज कीजिए कि एक वोल्टेज है यहाँ पर, हमारा 400 लेवल का है, अगर हम उसको 200 लेवल पर चाहिए तो हमें इसका नंबर ऑफ टर्न्स को कम करके हम लोग स्टेप डाउन कर सकते हैं। स्टेप अप करना 200 टू 400 चाहिए तो हम लोग स्टेप अप भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके। ठीक है, देखिए इसमें एक बेसिक चीज़ याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी है वो कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी फार्मूला क्या होता है, तो आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ना। एफिशिएंसी ऑलवेज क्या होता है, पावर आउटपुट या कोई भी क्वांटिटी का आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, ये हमारा होता है एफिशिएंसी परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है, तो इक्विपमेंट को ग्राउंड में कनेक्ट करने के फिनोमेना को हम लोग अर्थिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर उसमें कुछ सर्ज है या फिर उसमें कुछ शॉकिंग ऐसा कुछ का आया तो किसी पर्सनल को उसमें डैमेज ना हो और इक्विपमेंट को भी डैमेज ना हो, वो जो करंट है लो कंडक्टर पाथ से वो ग्राउंड की ओर चला जाए। ठीक है, तो अगर आप मोटर का केस में लेते हैं ऐसे तो मोटर का मान लीजिए कि इस तरह का मोटर का फाउंडेशन है और ये इसका फाउंडेशन है, तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ से अर्थ करते हैं और एक पॉइंट यहाँ से अर्थ करते हैं अर्थिंग के लिए। ठीक है, ताकि करंट को यूनिफॉर्मली यहाँ से और यहाँ से डिस्चार्ज कर जा सके। अगर इसमें कुछ सर्ज आया है तो, या फिर इसमें कुछ ऐसा शॉक आया है या फिर उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है तो अर्थिंग उसी को कहते हैं, कनेक्टिंग इक्विपमेंट टू ग्राउंड। ये सेफ्टी के लिए होता है। बिल्डिंग्स में भी आप देख सकते हैं इस तरह का ही फिनोमेना होता है। कलर्स ऑफ अर्थ वायर का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। जनरली क्या होता है, ग्रीन। अर्थ वायर का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, जो उसको बेस बोल्ट से कनेक्ट करते हैं, मोटर के बेस बोल्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रिले, रिले क्या है, तो एक प्रोटेक्टिव स्विचिंग डिवाइस है। तो एक प्रोटेक्टिव स्विचिंग डिवाइस कैसे है रिले, तो रिले के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया दोस्तों, उसमें आप जाके देखिए डिटेल में मैंने रिले को बताया है, रिले फंक्शन कैसे करता है, उससे कॉन्टैक्ट्स क्या क्या होता है और रिले का क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में बताया। रिले बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो कि फॉल्ट को सेंस करता है और वो ट्रिप कमांड देता है किसको, सर्किट ब्रेकर को, ताकि वो ओपन हो जाए, जिससे कि जो हमारा हाई करंट जो फ्लो हो सके उसमें या उसको डैमेज कर सकता है, जो कैपेबिलिटी उसकी है उसको वो इंटरप्ट करता है और सर्किट ब्रेकर जो फॉल्टी सिस्टम है उसको वो सेपरेट कर देता है हेल्दी सिस्टम से। ठीक है, तो रिले क्या है, एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि फॉल्ट सेंस करता है और कमांड देता है सर्किट ब्रेकर को ओपन होने के लिए, जिससे कि फॉल्टी सिस्टम को रिमूव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओवरलोड प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेस करंट। ओवरलोड रिले के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया इसी चैनल में दोस्तों, जाके आप देख सकते हैं। ओवरलोड का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि हम एक सेटिंग रखते हैं यहाँ पर, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम एक ओवरलोड रिले के थ्रू हम लोग एक सेटिंग रखते हैं यहाँ पर कि इसका जो ओवरलोड करंट है सपोज कीजिए वो अगर सर्टन करंट मान लीजिए कि I0 करंट से ज़्यादा हो तो उसको ट्रिप कमांड जनरेट कर देगा और कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन को हम लोग एक्सेस करंट को प्रोटेक्शन को हम लोग ओवरलोड रिले से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि एक्सेस करंट फ्लो हो तो ओवरलोड जो है वो एक्ट होके उसको आइसोलेट कर सके। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। हमारे पास तरह तरह के ओवरलोड रिलेज होते हैं दोस्तों। एक होता है DMPR रिले, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप इसी चैनल में जाके देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। ये इलेक्ट्रॉनिक रिले होता है। उसके अलावा एक बायोमेटलिक रिले होता है, उसमें क्या होता है कि जो उसमें अगर हाई करंट फ्लो हो तो बायोमेटल क्या होता है, बेंड होके हमारा ट्रिप सिग्नल जनरेट करता है, जिससे कि वो मेन कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेस करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज़ वर्क्स ऑन, फ्यूज़ किस पे काम करता है, तो करंट हीटिंग इफेक्ट पे। यानी कि फ्यूज़ क्या होता है, इस तरह का होता है जो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि हायर सर्किट में HRC फ्यूज़ होता है,
तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये कनेक्ट होता है सीरीज़ में, ठीक है। फ्यूजेस आप हाउस होल्ड में भी देख सकते हैं, फ्यूजेस होते हैं वाइट कलर के। तो उसमें क्या होता है, करंट इसमें फ्लो करता है, तब तक वो नॉर्मल करंट को अलाउ करता है, ठीक है। अगर करंट का ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो उसमें एक एलिमेंट होता है बीच में, वो एलिमेंट ज़्यादा हीट हो जाता है और वो उसको रप्चर कर देता है, तो फ्यूज़ सेक्रीफाइस होता है, लेकिन जो आगे आने वाला सर्किट है उसको हाई करंट से वो बचाता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट के चलते होता है कि ज़्यादा हीट होने पर वो रप्चर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंक्रोनस स्पीड फार्मूला क्या होता है। तो NS इक्वल टू 120F/P, यानी कि NS इक्वल टू 120F/P होता है। अगर हम लोग एक टिपिकल 2 पोल मशीन को रखें और 50 हर्ट्ज हमारे पास सप्लाई रहे, तो इसका मतलब है कि 120 × 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3000 RPM। इसका मतलब है क्या कि कोई भी मशीन है वो मैक्सिमम 3000 RPM तक ही रोटेट कर सकती है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स P 2 से कम नहीं हो सकते हैं। तो 3000 RPM होता है, तो इसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों, AC टू DC कन्वर्टर, यानी कि अगर हम AC सप्लाई दें एक रेक्टिफायर के अक्रॉस सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम में, तो हमें DC प्लस माइनस इसके अक्रॉस मिलेगा, ठीक है। तो AC टू DC के कन्वर्जन को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। तो आइए इसका डिटेल में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ड्राइंग होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग डायोड बेस्ड सिंगल फेज रेक्टिफायर को हम लोग ड्रॉ करें, तो क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, AC सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। ये हमारे AC सप्लाई वोल्टेज है, इसको हम लोगों ने चोक से कनेक्ट किया है। उसके बाद हम लोग इसको एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस सर्किट में क्या होता है दोस्तों, देखिए इस सर्किट कुछ इस तरह का होता है। ये डायोड है, यहाँ पर भी एक डायोड है, मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके कि कैसे कैसे कनेक्टेड है ये एक डायोड है और ये हमारे पास एक डायोड है। ये 4 डायोड है हमारे पास, ठीक है। एक जो डायोड है वो यहाँ से कनेक्टेड होता है और इसका जो एक दूसरा एंड है वो यहाँ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये आपस में कनेक्टेड होता है। ये इसके अक्रॉस जो हमारा होता है लोड होता है, ठीक है, लोड है इसके अक्रॉस, और ये हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज है जो कि हमारा डिज़ायर वोल्टेज है। ये वोल्टेज जो होगा दोस्तों, लोड वोल्टेज, जो ऑलवेज DC में आएगा, क्योंकि एक रेक्टिफायर है। तो होता है क्या है, देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कि डायोड D1 है, ये डायोड D3 है, ये डायोड D2 है, ये डायोड D4 है। तो अभी क्या होगा दोस्तों, देखिए हम AC का सप्लाई का नेचर आप जानते हैं कैसा होता है, पॉजिटिव और पहले एक पॉजिटिव साइकिल फिर एक नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव वोल्टेज आएगा। पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो इसका मतलब है क्या कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है, और ये डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है, ठीक, ये डायोड कंडक्ट करेगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ से लौटते हुए, देखिए ये यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब है क्या कि ये जो वोल्टेज है यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव यानी कि ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ से लुपिन है, ये नेगेटिव, इसका मतलब है कि इसमें से कौन सा करंट कंडक्ट करेगा, ये नेगेटिव होने से ये वाला फॉरवर्ड बाइस होगा, ये रिवर्स बाइस होगा, यानी करंट यहाँ से आएगा और यहाँ से फ्लो होते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी करंट यहाँ से आया ऐसे, यहाँ से इस डायोड से होते हुए करंट वापस इसमें फ्लो कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो है ये पॉइंट नेगेटिव होगा और ये पॉइंट पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट पॉजिटिव होगा तो कौन कंडक्ट करेगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा, और ये पॉइंट नेगेटिव होगा तो उसमें कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, जो करंट है वो हमारा यहाँ से आएगा, ठीक है, करंट जो है हमारा ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आउट होते हुए ये पॉजिटिव में है, यहाँ से लोड से होते हुए ऐसे होते हुए ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इस तरह से ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग साइकिल ड्रॉ करें तो किस आउटपुट में जो हमारा साइकिल है वो किस तरह से आएगा, वो ऐसे आएगा और वो ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये हमारा पॉजिटिव साइकिल आएगा, ठीक है। तो 2 कमांड का आ गया हमारा, पॉजिटिव में कैसे हो गया और नेगेटिव में कैसे हो गया। तो इससे हमारा हमारा जो वेवफॉर्म है वो हमारा DC मिलता है, ठीक है। तो ये पल्सेटिंग DC, क्योंकि हम लोगों ने डायोड का यूज़ किया, हम लोगों ने यहाँ पर थायरिस्टर का यूज़ नहीं किया। थायरिस्टर का यूज़ करने से हमें और यूनिफॉर्म तरीके से हमें मिलता है इसका वेवफॉर्म, ठीक है। तो हम लोगों ने डायोड बेस्ड सर्किट को हमने एनालाइज किया यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में आपने देख लिया किस तरह से वो कनेक्ट करता है और कैसे वो एज अ रेक्टिफायर का काम करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ एन इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, सिंगल फेज फुल वेव इन्वर्टर को कैसे ड्रॉ करता है। हम लोग इसमें क्या लेते हैं, थायरिस्टर बेस्ड सर्किट लेते हैं, है ना, कि थायरिस्टर कैसा होता है उसके बेस्ड सर्किट लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारा DC वोल्टेज है, क्योंकि हम लोग को इनपुट में DC सप्लाई अप्लाई करेंगे। ये हमारा पहला थायरिस्टर, ठीक है, वो ऐसे करके हम लोग थायरिस्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा थायरिस्टर,
ठीक है। थायरिस्टर किससे ऑपरेट होता है दोस्तों? गेट के सिग्नल से ऑपरेट होता है। तो हम लोग इसमें क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोगों ने गेट सिग्नल दिया है तो वो ऑपरेट होगा, और गेट सिग्नल को विड्रॉ कर देंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा, यानी वो ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग सिंपल एज्यूमशन मान लेते हैं ताकि सिस्टम हमारा आसान बन सके। जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग थायरिस्टर में ये पढ़ चुके हैं कि थायरिस्टर को एक बार हम लोग ऑन कर सकते हैं, लेकिन थायरिस्टर को हम लोग गेट पल्स से इसको ऑफ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो हमारा एनोड करंट है उसको होल्डिंग करंट से नीचे लाना पड़ता है, तभी वो ट्रिप होता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसको हम लोग जब तक गेट का सप्लाई देंगे तब तक ये ऑन रहेगा, गेट का सप्लाई विड्रॉ करने से इसका सप्लाई चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये हमारे इन्वर्टर का है सर्किट, ये थायरिस्टर बता रहा है। ठीक है, तो थायरिस्टर का भी हम लोग अभी नाम करेंगे, नाम इसको देंगे। ठीक है, ये हमारा इसके अक्रॉस V0 आउटपुट वोल्टेज है, और ये डायोड है। ठीक है, डायोड का यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों? देखिए, अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड है तब तो उसके केस में हमें डायोड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर इंडक्टिव सर्किट है तो ये फुल्ली डिस्चार्ज होने के टाइम पे ये वापस डीसी सिस्टम को फीडबैक करता है करंट को, उसके लिए हम लोग डायोड का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा T1 है थायरिस्टर, ये हमारा T4 थायरिस्टर है, ये हमारा D1 डायोड है, ये हमारा D2 डायोड है, D4 डायोड है, ये हमारा D3 डायोड है, और ये हमारा D2 डायोड है। ठीक है, ये हमारा T3 है, और ये हमारा T2 है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका हमारा सर्किट हो गया, आप इसको ड्रॉ करके रख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो हम लोग गेट पल्स थायरिस्टर को 1 को दे रहे हैं उसको हम लोग IG1 कहेंगे, थायरिस्टर T4 को दे रहे हैं तो IG4 कहेंगे। तो इस हिसाब से तो पहले केस में हम लोग T1 और T2, ये जो हमारा T2 है, इन दोनों को हम लोग फायर करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ एक साथ पल्स देंगे, तो ये T1 T2 एक साथ फायर किया इस तरह से हमने, फिर उसमें गैप दिया, फिर फायर किया, इस तरह का फायर करेंगे। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें हम लोग I3 और I4, IG3 और IG4 इसको हम लोग फायर करेंगे, तो इसके बीच में IG3 और IG4 फायर होगा। ठीक है, तो जो हमारा वेव फॉर्म बनेगा दोस्तों, तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। हमारा जो आउटपुट का वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, 0 है ये हमारा, हम जब T1 और T2 कंडक्ट करेंगे तो उसके केस में ये यहाँ पर बन जाएगा T1 और T2, T1 और T2 इन दोनों कंडक्ट करेंगे तो यहाँ पर सब बनेगा, और T3 T4 कंडक्ट करने से यहाँ पर बनेगा। ये पॉइंट है T3 T4 कंडक्ट करने का। आपने अगर ड्रॉ किया होगा तो आप जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा ड्राइंग, इसी के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप उस सर्किट को ड्रॉ कीजिएगा पहले, उसके साथ साथ मुझे फॉलो अप कीजिएगा इसमें, तो आपको इसी तरह का वेव फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये जो T/2 साइकिल के लिए यहाँ पर है, और ये T साइकिल के लिए, यानी कि एक पूरे T टाइम पीरियड के लिए T1 T2 दोनों ऑपरेट हुए, फिर T3 T4 ऑपरेट हुए। तो जो हमारा वेव फॉर्म है वो एक AC का वेव फॉर्म हुआ, तो इसके हिसाब से हमारा AC का वेव फॉर्म जनरेट होता है। ठीक है, ये 2T साइकिल है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम T1 और T2 ये दोनों ऑपरेट होंगे, और यहाँ इस वाले पॉइंट पे हमारा T3 और T4 ऑपरेट होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा DC टू AC में कन्वर्ट करता है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा जब मैंने ड्राइंग किया था, और उसके साथ आप मैच करके देखिएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या दोस्तों कि जो हमारा सर्किट है उसमें जो करंट का डायरेक्शन आप देखिएगा वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है ईच हाफ साइकिल के बाद। तो इसी के लिए जो हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म मिलता है वो इस हिसाब से रिवर्स में मिलता है। ये हमारा VS है और ये हमारा -VS है, तो इसका मतलब इसी के लिए एज एन इन्वर्टर का काम करता है, और हमें एक AC आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। UPS फुल फॉर्म, UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो हम लोग इंडस्ट्री सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ जगह पर जैसे कि मेन PLC है, सर्वर है, वहाँ पर हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हम लोग UPS का यूज़ करते हैं। UPS क्या करता है दोस्तों, मैं इसका ब्लॉक डायग्राम आपको बता कर दिखाता हूँ। सिंपली क्या करता है कि वो एक सोर्स से पावर सप्लाई लेता है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक रेक्टिफायर यूज़ करते हैं जो कि हमें AC सिंबल देखिएगा, सिंबल AC का ऐसा होता है और DC का सिंबल ऐसा होता है, AC टू DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक बैटरी बैंक होता है। ठीक है, बहुत सारे बैटरी आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, इस तरह करके बैटरी बैंक होता है। ठीक है, बैटरी बैंक इस तरह से होता है। ठीक है, तो वो इसको फीड करता है, उसके बाद फिर ये DC टू AC में कन्वर्ट होता है, DC टू AC में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ पर AC टू AC एक कन्वर्टर होता है, इसको हम लोग स्टैटिक बाईपास स्विच बोलते हैं। इसको हम लोग एक अलग से ऑक्सिलरी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी सप्लाई। तो मेन सप्लाई हमारा ये हुआ, ये हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई, ये ऑलवेज ऑन रहता है। ठीक है, और फिर यहाँ से जो आउटपुट निकलता है ये हमारा लोड को जाता है। ठीक है, लोड को, तो अभी आप समझिएगा धीरे धीरे से, मैं इसको एक ऐसे डायग्राम में बताया हूँ। देखिए होता क्या है, नॉर्मल अगर पावर सप्लाई रहे, ऑक्सिलरी सप्लाई ऑलवेज ऑन रहे, तो ऑक्सिलरी सप्लाई ऑन रहता है। ठीक, अभी सपोज कीजिए कि ऑक्सिलरी सप्लाई फेल हो गया,
तो यहाँ से फिर क्या होता है, मेन सप्लाई के थ्रू ये रेक्टिफायर में रेक्टिफाई होता है डीसी में, फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट होकर सप्लाई करता है। ठीक, ओके। मान लीजिए कि मेन सप्लाई भी फेल हो गया, ऑक्सिलरी सप्लाई भी फेल हो गया, मेन सप्लाई भी फेल हो गया, तब क्या होता है कि इसमें स्विच ओवर हो जाता है और जो डीसी सप्लाई है वो यहाँ से आता है और वो फिर वो डीसी टू एसी में कन्वर्ट होके फिर वो वापस लोड को देता है। ठीक है, इसका बैकअप कुछ होता है दोस्तों, जनरली 2 to 4 आवर के लिए होता है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि 2 to 4 आवर के अंदर ये जो पूरा सिस्टम है उसका या तो ऑक्सिलरी पावर या तो मेन सप्लाई दोनों में से कुछ ना कुछ स्टोर हो जाना चाहिए। स्टोर हो जाने से क्या होगा कि हमारे बैटरी पर लोड कम पड़ेगा और ये फुल्ली डिस्चार्ज नहीं होगा। अदरवाइज 2 to 4 आवर्स तक ही बैकअप रहता है, जहाँ पर 4 आवर्स का है तो 4 आवर के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमें ये केयर रखना पड़ता है। ठीक है, तो यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंसुलेंस रेजिस्टेंस? इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। तो इंसुलेंस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? मेगर का यूज़ करते हैं। मेगर के बारे में मैंने इस चैनल में वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो मेगर को हम लोग क्या करते हैं, कोई कंडक्टर और अर्थ इसके बीच में मेगर जो होता है उसका हम लोग एक पॉइंट अर्थ के बीच में रखते हैं और एक पॉइंट लाइव वायर के बीच में रखते हैं। सबसे पहले हम ये इंश्योर कर सकते हैं, हमें इंश्योर करना पड़ता है कि जो वायर है वो डी एनर्जाइज हो, यानी कि इसमें पावर सप्लाई ना हो, तभी हम उसको मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हैंडल होता है, उसको हम लोग रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या होता है, इसके यहाँ पर एक रीडिंग का वैल्यू आता है, मेगर के ये एक रीडिंग का वैल्यू आता है मेगा ओम में, तो हम लोग इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, उसको काफ़ी रोटेट करके हम लोग मेज़र करते हैं। रोटेट क्यों करते हैं? तो बेसिकली इसके अंदर एक डीसी जनरेटर होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप जाके इस चैनल पे उस वीडियो को देखिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर और अर्थ के बीच में हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि उस वोल्टेज लेवल का वैल्यू पर एमएम में जिसपे कि उसका जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो ब्रेक डाउन हो जाए और जो मटेरियल है प्योरली कंडक्टिव हो जाए। ठीक है, यानी उसमें कंडक्शन पॉसिबल, तो उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर प्रिंसिपल क्या होता है? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है जनरेटर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर का प्रिंसिपल किस पे बेस होता है? तो लॉरेंस फोर्स पे। तो लॉरेंस फोर्स में क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर करंट का वैल्यू इस तरह का हो और बी का वैल्यू यहाँ हो तो फोर्स का वैल्यू यहाँ होगा। ठीक है, तो इसको लॉरेंस फोर्स है, वही उसका बेसिस बनता है मोटर के रोटेशन प्रिंसिपल का। ठीक है, उसके अलावा अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखें दोस्तों, उसमें क्या होता है कि स्टेटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं, जो कि क्या होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसमें टाइम एंड स्पेस दोनों में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। उसके चलते उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रोटर को इंटाइस करता है कि वो स्पीड उसी के स्पीड से रोटेट करे और रोटेट होने लगता है। और जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर तो क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर होता है। उसका अगर हम ड्राइंग देखें, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस तरह से होता है, यानी कि उसको स्टार्टिंग में टॉर्क होता है तो उसको सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बोला जाता है। तो ये होता है मोटर का प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो लो रेजिस्टेंस फॉल्ट पाथ होता है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है दोस्तों कि जब फॉल्ट जनरेट होता है तो एक लो रेजिस्टेंस पाथ जनरेट होता है और वो अर्थिंग हो जाता है वो पॉइंट, और उससे जो लगा हुआ फीडर होता है वो ट्रिप हो जाता है जनरली। उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एमसीबी यूज़ करते हैं, जो क्या करता है इतना एक्सेसिव करंट को सेंस करके वो ट्रिप कमांड जनरेट कर देता है और जो हमारा डिवाइस है वो बर्न होने से बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है? तो डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कैपेसिटर कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है? तो कैपेसिटर का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, वो क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है ना। और कैपेसिटर कैसे स्टोर करता है एनर्जी को? तो वो होता है हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा। यानी कि अगर आपको वोल्टेज दे दिया जाए, कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया जाए, तो कितना वो एनर्जी स्टोर करके रखता है उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। मैग्नेटिक चार्ज को जो स्टोर करता है वो उसको क्या करते हैं हम लोग, इंडक्टर बोलते हैं, जो कि एनर्जी कैसे स्टोर करता है, हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल क्या होता है? सिलिकॉन स्टील से बना होता है। उसमें हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, सिलिकॉन स्टील होने से क्या होता है, लो हिस्टेरिसिस लॉस होता है। और तो लो हिस्टेरिसिस लॉस को अचीव करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का यूज़ करने से जो हमारा BH कर्व है उसका जो एरिया होता है वो कम हो जाता है, जिससे हमारा लॉसेज होते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन सर्किट? तो क्या होता है, कंडक्टर रेजिस्टेंस, यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो उसमें कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके चलते उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये हमारा फिनोमिना होता है रेजिस्टेंस के चलते, क्योंकि I इंटू आर उसमें उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल जनरेट होता है, तो
वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस के चलते वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसके अलावा दूसरा अननेचुरल तरीका होता है फॉल्ट के चलते, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसको इलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे रिलेज होते हैं, अंडर वोल्टेज रिले होते हैं, इस तरह के रिलेज होते हैं दोस्तों, जो सिस्टम को रिलायबल और हेल्दी बना के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ हार्मोनिक्स। तो अनवांटेड करंट होता है और वोल्टेज होता है, फ्रीक्वेंसी एट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मेन पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो होता है क्या है दोस्तों कि फ्रीक्वेंसी जो होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, यानी कि मान लीजिए कि हमारा मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है, तो जो हमारा हार्मोनिक्स का फ्रीक्वेंसी होता है वो कुछ इस तरह से आता है, यानी कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी f है तो थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी 3f होगा और फिफ्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी 5f होगा, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड होगा जस्ट उसके 1/, के टर्म में होगा, यानी कि अगर एम्पलीट्यूड a है फंडामेंटल हार्मोनिक्स का, तो हमारा जो थर्ड हार्मोनिक्स होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा a/3, फिफ्थ हार्मोनिक होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो a/5 होगा। तो हार्मोनिक्स क्या होता है, नॉन लीनियर लोड से चलते, जैसे कंप्यूटर VFD वो पावर जो क्विक पल्सेस में ड्रॉ करता है उसके चलते इसमें हार्मोनिक आ सकते हैं। तो हमारा हार्मोनिक्स जो है हमारा अनडिजायरेबल चीज़ है, उससे क्या होता है हमारा जो मोटर्स है उसके जो बियरिंग्स है, बियरिंग्स जो है उस पर स्ट्रेस पड़ता है, बियरिंग्स डैमेज हो जाता है, बियरिंग्स खराब हो जाता है। उसके अलावा जो हार्मोनिक्स होने से क्या होता है, वोल्टेज और करंट जो है वो हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं, उससे इक्विपमेंट का रिलायबिलिटी कम हो जाता है, तो उसको हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड, यानी कि किसी पावर सिस्टम में जो मैक्सिमम डिमांड है हमारे किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए और जो टोटल कनेक्टेड लोड जितना है उसका जो डिवीजन है उसको हम लोग डिमांड फैक्टर बोलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम डिमांड 50 मेगावाट है और टोटल कनेक्टेड लोड हमारा 100 मेगावाट है, तो इसका मतलब है कि डिमांड फैक्टर जो होगा वो होगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बस बार इन ए पावर सिस्टम। तो क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट पावर। तो बस बार में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मेन इनकमर होता है उसमें मेन सप्लाई आता है और ये जो सप्लाई है वो एक बस बार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है R/B में, जिसमें R एक बस से कनेक्ट होता है, Y दूसरे से कनेक्ट होता है, तीसरे से कनेक्ट होता है और ये सारे के सारे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ से टैप करके सपोज कि इसे टैप किया गया और एक MCB को दिया गया, उसके थ्रू इस MCB का जो आउटगोइंग है जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कनेक्ट होके ये मोटर को देगा सप्लाई। तो इस तरह से बहुत सारे डिवाइसेस को हम लोग इसके अक्रॉस कनेक्ट कर सकते हैं टैप करके। तो पावर बस बार का सिस्टम क्या होता है, क्यों डिज़ाइन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट पावर, यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MCB स्टैंड्स फॉर यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर करता है क्या दोस्तों, करंट फ्लो करने के लिए देता है इसमें, उसमें एक करंट का रेटिंग सेट पॉइंट होता है, अगर उससे ज़्यादा करंट हाई हो जाने से क्या होगा, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, ये ट्रिप कमांड जनरेट करता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो फॉल्टी पार्ट है वो आइसोलेट हो जाता है, हमारा जो मेन इनकमिंग सप्लाई है वो इससे आइसोलेट हो जाता है डिवाइस से, फिर उसको हम लोग निकाल के उसको रेक्टिफाई करके फिर से इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ELCB। ELCB क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ELCB क्या होता है दोस्तों, देखिए नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, एक सर्किट का करंट जो है लाइव वायर में जो फ्लो करता है वो होना चाहिए करंट रिटर्निंग करंट का, यानी कि जो लाइव वायर में करंट फ्लो होता है वो न्यूट्रल वायर के थ्रू जो करंट रिटर्न होता है उसके इक्वल होना चाहिए। यानी लाइव वायर में यदि IL फ्लो हो रहा है तो हमारा रिटर्न वाले वायर में भी उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन है। फॉल्ट डिटेक्शन के टाइम पे क्या होता है, लाइव वायर का के अक्रॉस जो करंट होता है वो ग्राउंड में लीक हो जाता है, ठीक है, ग्राउंड में लीक हो जाता है, तो हमारे जो रिटर्निंग में जो करंट है वो सेम नहीं हो पाता है। तो इसी डिफरेंस को वो सेंस करता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और उसको वो फिर ट्रिप कमांड जनरेट करता है, ठीक है। तो ELCB ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RCCB। तो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर दोस्त सिमिलर होता है, ये भी लीकेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जिस तरह से ELCB होता है उसी तरह से ये भी यूज़ होता है। तो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर ये नॉर्मल सर्किट ब्रेकर के केस में यूज़ नहीं होता है, ओनली ये लीकेज करंट को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर। तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम डिमांड, यानी कि मान लीजिए कि एक जेनेटिक स्टेशन में P1 में जो मैक्सिमम डिमांड है वो है 50, उसके बाद P2 में मैक्सिमम डिमांड है वो है 30 और टोटल मैक्सिमम डिमांड जो P है वो मान लीजिए कि 100 है। तो इसका मतलब है क्या कि इसका डिमांड फैक्टर हो जाएगा 50 + 30 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया डाइवर्सिटी फैक्टर, यानी कि 0.8 इसमें आएगा डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लोड फैक्टर। तो एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, यानी कि उस सिस्टम में एवरेज लोड कितना है, ठीक है, और उसका मैक्सिमम डिमांड कितना है, उसका जो डिवीजन होगा उसको हम लोग लोड फैक्टर बोलते हैं। मान लीजिए कि एवरेज लोड मान लीजिए 50 है और मैक्सिमम डिमांड है वो हमारा 100 है, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो लोड फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आएगा 0.5। तो इस हिसाब से हम लोग लोड फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।